बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Here is Professor Mohammad Shehzad, Department of IT, City College of Science and Commerce मुल्तान। सेमेस्टर 6 के इस कोर्स में आपको वेलकम कहता हूँ। कोर्स का जो टाइटल है वो है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सेमेस्टर 6 का। और इसकी जो कोर्स डिटेल है वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है कि 3 क्रेडिट आवर का ये कोर्स है आपका। और इसका जो प्री रिक्विजिट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स कि ये कोर्स पढ़ने से पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पास आउट होना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट अभी तक पास नहीं किया, उनको रिपीट है, तो वो पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम पास करेंगे, फिर ये कोर्स पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ वो पेपर देने के एलिजिबल नहीं होंगे। टीचिंग मेथडोलॉजी जो हमारी होगी वो उसमें लेक्चर्स होंगे, रिटन असाइनमेंट्स होंगी, प्रेजेंटेशंस होंगी एंड फाइनल एग्ज़ाम जिसमें मिड टर्म एग्ज़ाम भी होता है। कोर्स असेसमेंट, सेशनल एग्ज़ाम होंगे, असाइनमेंट्स के भी एग्ज़ाम्स जो है ना मार्क्स होते हैं, सेशनल मार्क्स होते हैं, क्विज़ेस, ये चीज़ें आप को पता है सबको, क्योंकि सेमेस्टर 6 में पहुंच गए हैं तो अभी तक आप लोग इन सब चीज़ों से फेमिलियर हो चुके होंगे। रेफरेंस मटेरियल जहां तक देखा जाए तो उसमें 4 बुक्स हम रिकमेंड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी रिकमेंड कर रही है। इनमें से जो बुक्स हैं, हर बुक में से कोई ना कोई टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। अदरवाइज़ जो स्लाइड्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपने अपने पास रखनी है। स्लाइड से आपको हेल्प मिलेगी बुक से रीड आउट करने के लिए। बुक रीडिंग लाजमी होगी, बुक आप लोगों ने लाजमी पढ़नी होगी। ओके जी, फर्स्ट जो रेफरेंस मटेरियल है उसमें जी प्रैक्टिस ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड एडिशन 2007, जो कि थॉमस लेमन कॉलेज से का है, क्रिस्टियाना होगन का है। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 बाइबल, ये सेकंड जो रेफरेंस मटेरियल बुक है ये आपने लेनी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटरप्राइज लिनक्स सिस्टम। हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो उसके लिए फिर ये बुक जो है वो बेस्ट होगी। बुक्स लिनक्स के लिहाज से 2 रेफरेंस बुक्स हैं वो आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है। इसमें ये नेटवर्किंग सिस्टम जो बुक नंबर 4 है ये भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप लोगों में से किसी को ये बुक्स नहीं मिलती तो ये 4 बुक्स मेरे पास मौजूद हैं। ये बुक्स आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जो CR हैं वो मुझसे ले सकते हैं। ओके जी, तो हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन है इस कोर्स की वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंपोनेंट्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सर्वर एनवायरनमेंट है, इसमें हम 2 सर्वर्स का एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और लिनक्स सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स डिफरेंट हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक हम सारे जो है ना उनके वर्जन्स को डिस्कस करेंगे। फिर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो कि रिलायबल प्रोडक्ट्स होती हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, वो भी हम देखेंगे। सर्वर हार्डवेयर कास्टिंग, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनिंग डाटा इंटेग्रिटी, क्लाइंट सर्वर OS कॉन्फ़िगरेशन, प्रोवाइडिंग रिमोट कंट्रोल एक्सेस, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स मीन्स के एट्रीब्यूट्स या फीचर्स एक ही बात है, की फीचर्स, प्रोस एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने देखने होंगे। लिनक्स इंस्टॉलेशन एंड वेरिफिकेशन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको वेरीफाई कैसे करते हैं ये देखेंगे। फिर हम उसके ऊपर जो है सर्विसेज, लोकल सर्विसेज किस तरह हम उसको लोकल सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं और मैनेज करते हैं, बेसिक सिस्टम इश्यूज वगैरह ये सारे देखेंगे हम। अब एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र्स एंड ग्रुप्स, यूज़र और ग्रुप को किस तरह जो है ना मैनेज किया जाता है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजिंग नेटवर्क सर्विसेज एंड नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है, बूट मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, IP टेबल एंड फिल्टरिंग, सिक्योरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, हम अपने नेटवर्क के ऊपर भेजे जाने वाले या रिसीव होने वाले ट्रैफिक को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। तो एडवांस फाइल सिस्टम एंड लॉग्स, बैश शेल स्क्रिप्टिंग, कॉन्फ़िगर सर्वर्स, FTP, NFS, सांबा, DHCP, DNS एंड अपाची, ये कुछ सर्वर्स होंगे जिनकी हम कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे।
तो आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर नंबर 1 में जो जो कंटेंट्स हमने कवर करने हैं उसमें क्या है, सबसे पहले क्योंकि हमने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा हमने कोर्स पढ़ना है, तो सिस्टम क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। नेक्स्ट, अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम की डेफिनेशन या उसके बारे में जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे वो देखने के बाद हम देखेंगे कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये भी हम देखेंगे। व्हाट इज़ अ नेटवर्क एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। फिर क्योंकि ये कोर्स का टाइटल भी आपको पता है कि सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का ये है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसलिए नेटवर्क और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन भी हम देखेंगे। देखें जी, आपको पता होगा कि नेटवर्क क्या होता है, फिर नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उसके लिए डिफरेंट एडमिन्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर वो कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने देखने हैं। ओके, अब हु इज़ अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, फिर देखें ऊपर हमने जो चीज़ देखी कि सिस्टम और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। फिर हम देखेंगे नेटवर्क और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इसके अलावा हमने कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस हैं वो भी हमने देखनी है। सबसे पहले है व्हाट इज़ अ सिस्टम। सिस्टम क्या है। देखें जी, अगर हम सिंपल एक जनरली सिस्टम की डेफिनेशन देखें तो सिस्टम ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग्स होता है, ऐसी चीज़ें जो कि आपस में रिलेट करती हूँ, आपस में मिलजुल के काम करती हूँ, दैट वर्क टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल। यानी कि अब जब वो सारी चीज़ों को इकट्ठे किया जाता है तो उनका मकसद होता है कि एक कॉमन टास्क है उसको कंप्लीट करना है, तो वो एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्जांपल, कॉलेज का एक अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर टीम्स वर्क करती हैं। सबसे पहले तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर को देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो पूरा ओवरऑल कॉलेज का निज़ाम देख रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो रिलेट करती हैं, डिफरेंट थिंग्स रिलेट कर रही हैं। उसमें अगर फैकल्टी देखी जाए तो टीचिंग फैकल्टी भी है, नॉन टीचिंग फैकल्टी भी है और ऑफिस फैकल्टी भी है। तो वो सारी फैकल्टीज़ आपस में क्या हैं, वो उनका ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ कह लें, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, वो रिलेटेड लोग हैं, ये एक ही सिस्टम को बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि रिलेटेड का मतलब ये होगा कि वो सारे मिलजुल के अगर काम कर रही हैं तो उनका पर्पज़ एक ही है कि इस कॉलेज को आगे लेके जाना, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक टीचिंग प्लेटफॉर्म, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। तो बेसिकली जनरल डेफिनेशन तो सिस्टम की यही बनती है कि जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग्स हैं वो आपस में मिल के वर्क करते हैं और उनका एक ख़ास पर्पज़ होता है। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क का आपको पता है फिर क्या होते हैं। अच्छा, उसमें एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया, सॉरी नेटवर्क में मैं चला गया, नेटवर्क की नहीं, सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क को आगे देखेंगे। तो सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम होता है। अच्छा, ह्यूमन का ऑर्गन सिस्टम है, तमाम आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मिलके एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप कोई भी टास्क क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क सिस्टम है, सोलर सिस्टम भी आप देखते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके जो है ना वो एक सिंगल पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, उनका मकसद एक कॉमन गोल होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। डेटाबेस सिस्टम्स ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि डाटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हर एक सिस्टम में ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग्स होती हैं जो कि उसका जिनका कॉमन गोल होता है कि वो सिस्टम को बिलोंग कर रहे होते हैं। जिस तरह कॉलेज का मैंने सिस्टम बताया आपको, तो होप सो कि सिस्टम की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। देखेंगे सिस्टम का तो हमें पता चल गया, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। देखें जी, ये वो फील्ड ऑफ वर्क है जिसके अंदर कोई भी सिस्टम को मैनेज करता है। अब वो सिस्टम एक सिस्टम है, सिंगल सिस्टम है या एक से ज़्यादा सिस्टम्स हैं, और उसमें
फिर स्पेसिफिक नहीं है कि वो एक टास्क परफॉर्म करेगा उसको मैनेज करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं। वो हो सकता है सॉफ्टवेयर्स को मैनेज कर रहा हो सकता है वो हार्डवेयर्स को मैनेज कर रहा हो सकता है वो दोनों को कर रहा हो, सर्वर्स या वर्क स्टेशंस को कर रहा हो, वो कंप्यूटर्स के थ्रू मैनेजमेंट कर रहा है या कोई मैनुअली मैनेजमेंट कर रहा है। एक्चुअली यही सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है। देखें जी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अगर इन अब आसान लफ्ज़ों में समझी जाए तो किसी सिस्टम को मैनेज करना इस अंदाज में कि वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा हो सिस्टम। जैसे कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर मैनुअली काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। जैसे कि टाइम टेबल है कॉलेज का टाइम टेबल है, तो कॉलेज का टाइम टेबल मैनेजमेंट में आता है कि किस टाइम कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा, किस सब्जेक्ट का लेक्चर होगा, फिर वो मैनेजमेंट किसने की, वो हमारे जो सिस्टम मैनेजमेंट फैकल्टी हैं उन्होंने की। तो वो चीज़ें मैनुअली हो रही हैं। एक चीज़ होती है कंप्यूटराइज्ड, तो कंप्यूटर सिस्टम्स, अगर आपका सारा डाटा आपके कंप्यूटर्स में मौजूद है, जिस तरह अब हम आपको ये ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स में हमने खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है कि आपका कौन सा लेक्चर किस डेट को अपलोड करना है, फिर आप उसको कब देख सकते हैं और कितनी बार देख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये सारे क्या हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स ही हैं। तो ये जो आप जिसके थ्रू देंगे, ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप कह सकते हैं, LMS, जिससे आप, ये भी एक मैनेजमेंट सिस्टम ही है। तो एक्चुअल में ये जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसी मैनेजमेंट के थ्रू ही है कि आप उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिस्टम को कंप्यूटर्स के थ्रू, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सर्वर्स हैं या वर्क स्टेशंस हैं, उनको मैनेज करना क्या कहलाता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। Its goal is ensuring the system are running efficiently and effectively। अब ये जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन लिखी है ये कंप्यूटर्स साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, IT की फील्ड से रिलेटेड है, तो लिहाजा इसको आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू में ही याद करनी है, समझनी है। और इसका जो असल पर्पज़ है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, असल जो गोल है वो ये है कि सिस्टम एफिशिएंटली वर्क कर रहा हो और इफ़ेक्टिवली उसकी जो भी परफॉर्मेंस है वो आपको नज़र आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि जो बंदा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब कर रहा है उसे चाहिए कि वो इंस्टॉलेशन या कोई सपोर्ट या मेंटेनेंस या सुपरवाइजिंग जो भी वो काम कर रहा है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ही आएगा। तो ये स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन उसे आनी चाहिए, सपोर्ट है, मेंटेनेंस है, सुपरवाइजिंग है, तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ही आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम स्किल्स की, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना आना चाहिए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर उसको क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होगा, नॉलेज होगा, तो ही वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। अब सर्वर पे डिपेंड करता है हम कौन सा यूज़ करते हैं, लिनक्स यूज़ करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करते हैं या कोई और यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो बहरहाल जो भी पर्सन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ स्किल्स होना ज़रूरी हैं, जिनमें पहली है ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम आपके ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करना होता है और उसके तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि जिसको यूज़ करके आप इस वक्त लेक्चर सुन रहे हैं। आपके मोबाइल या आपका मोबाइल है आपके हाथ में या आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, तो उसके अंदर जो उसकी विंडो है वो विंडो एक्चुअल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके उस हार्डवेयर को, देखिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल किसी काम का नहीं है। इसमें यूँ समझ लें कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, आपका लैपटॉप या मोबाइल और इसका सॉफ्टवेयर, इसमें जो रूह और जिस्म का आपस में रिश्ता है कि अगर एक जिस्म के अंदर रूह नहीं है, रूह परवाज कर गई है, तो उसके लिए का जिस्म एक डेड बॉडी है, वो किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो एक डेड बॉडी है, एक डेड ऑपरेटिंग सिस्टम में समझ लें, वो किसी काम का नहीं है, आप उस हार्डवेयर को फिर यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम
के बगैर हार्डवेयर कुछ भी नहीं है, और हार्डवेयर के बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वर्किंग स्टेट में लाने के लिए हार्डवेयर, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ये एक लेयर होती है, यूँ समझ लें कि यूज़र, अब मैं हूँ और मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा है या आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मोबाइल को या लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, मैं लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो इंटरेक्ट करने के लिए हमें बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंट्रोल एंड मैनेज करता है। अच्छा जी, सेकंड स्किल्स, एप्लीकेशंस के बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए। देखिए जी, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हो गया ना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हम इंस्टॉल करते हैं जो एप्लीकेशंस स्पेसिफिक टू टास्क होती हैं। उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का ख़ास पर्पज़ होता है जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम कोई ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, वो यूटिलिटी सिस्टम यूटिलिटी के ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, या कोई ऐप और एप्लीकेशन MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, पावर पॉइंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो या हम कोई रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर या इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन के बारे में भी उसे होनी चाहिए और उनको यूज़ करना भी आना चाहिए। ये भी एक स्किल होती है जो कि इंसान के पास, किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास हो। ये ऐसा ना हो कि वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब तो कर रहा है लेकिन उसके पास ये स्किल्स नहीं है, उसको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना नहीं आता, तो वो फिर उसको मैनेज भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट, हार्डवेयर नॉलेज होना चाहिए। देखिए बाज़ बात जब हम सिस्टम के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं ऐसे जो कि हार्डवेयर रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पर उस पर्सन को हार्डवेयर के बारे में होनी चाहिए कि उसे पता चल जाए कि इस वक्त कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट का इशू हो सकता है, ताकि वो उसको वहीं पर ही फिक्स कर सके। ये ना हो कि मेरे जैसा कोई बंदा हो जिसको कोई नॉलेज ही ना हो हार्डवेयर का, और उसके कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो जी उसको मार्केट में उठा के फिरता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको हार्डवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग। देखिए जी, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग क्या है? आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है लेकिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, इट मीन्स कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गया। ट्रबल शूट करने का मतलब होता है उसके अंदर से प्रॉब्लम फाइंड आउट करना और फिर उसे रिमूव करना। तो सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, आप उस पर काम करते हैं, अगर वो उसमें कोई बग्स आ जाते हैं, कोई एरर्स आ जाते हैं, तो उन एरर्स को फाइंड करना और उनको रिमूव करना ही ट्रबल शूटिंग है। तो सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग जो है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें आती हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी, देखें क्योंकि हमने सिस्टम को जो है कंट्रोल करना है और मैनेज करना है, तो उसके लिए जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है, जो हमारा सिस्टम की सिक्योरिटी है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करती है। उसमें हम आगे जाके देखेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में कैसे जो है हम नेटवर्क के ऊपर या अपने सिस्टम के ऊपर अपने डाटा और अपने तमाम तर फाइल्स वगैरह क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटी जो लेयर्स हैं वो अप्लाई करके। तो अपने कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए जो भी उसको जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे स्टेप्स या वो उससे रिलेटेड स्किल्स भी उसके पास होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एक्चुअल में यहाँ पे बात की जा रही है। कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बात का होता है कि ये भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान क्या होती हैं, काम आती हैं। हु इज़ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जाहिर सी बात है एक पर्सन होगा, एक इंसान होगा जो कि उस सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। ये एक टर्म मैंने लिखी है यहाँ पर, अ टेक्निकल पर्सन। देखिए इसका मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जिसको कंप्यूटर के बारे में टेक्निकल नॉलेज होगा, उसको पता होगा कि कंप्यूटर को यूज़ कैसे करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो ट्रबल शूटिंग है, जो स्किल्स हमने पीछे वाली बात प्रीवियस स्लाइड में हमने स्किल्स देखी हैं, जिस पर्सन के अंदर वो स्किल्स होंगी वो एक टेक्निकल पर्सन होगा। तो वो एक ऐसा टेक्निकल पर्सन हु मैनेज द सिस्टम, जो कि सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा, इस कॉल्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। फिर उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आ जाती है कि उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आगे इसको इन शॉर्ट हम SA भी कह सकते हैं, कि इसकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल
मॉर्निंग चेक ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए जी, सबसे पहले तो उसने ये चेक करना होता है कि सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या सिस्टम का कोई कंपोनेंट ऐसा है जो कि इस वक्त सही तौर पर काम नहीं कर रहा। इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी चेक करना कि क्या सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या उसको भी कहीं पर स्टॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है परफॉर्मिंग बैकअप ऑफ डाटा। डाटा आपको पता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो अब जो डाटा हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ होगा जिसको हमने मैनेज करना है, अब वो डाटा हमारा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। वो डाटा लॉस्ट ना हो इसलिए हम उसकी एक फुल कॉपी बना के रख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉपी रख लेते हैं कि अगर वो डाटा लॉस्ट हो जाता है तो फिर क्या हो, वो जो बैकअप उसका पड़ा हुआ है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो बैकअप बनाने का काम होगा ये भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में, ड्यूटी में शामिल होगा, ये भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है बेटा अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। देखिए जी, ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्दर अपडेट्स जो है ना आती रहती हैं इंटरनेट पे। तो अगर आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो आपको पता होगा, या आपका मोबाइल भी इवन दो कि उसके अंदर भी ऑपरेटिंग इंस्टॉल है तो मोबाइल की भी अपडेट्स आती रहती हैं। फिर उन अपडेट्स को अप्लाई करना, उन अपडेट्स को कौन सी अपडेट्स लाजमी हैं कौन सी नहीं है, ये सारा कुछ उसी ने देखना होता है। और फिर उसके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस अगर करनी हो तो वो कब करनी है, कैसे करनी है, ये भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पार्ट ऑफ जॉब है। इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। देखिए आपने कोई नया हार्डवेयर परचेज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रिंटर परचेज़ किया। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, अब उसने प्रिंटर जब वो अपने सिस्टम में लेके आता है उसको सिस्टम को इस काबिल बनाना कि भाई वो जो प्रिंटर है कि वो प्रॉपरली वर्क करे और जिस पर्पज़ के लिए उसे लाया गया है एफिशिएंटली वो आपको आउटपुट दे रहा हो। तो उसको वर्केबल बनाना और उसको इंस्टॉल करना क्या है एक्चुअल में, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। तो इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग न्यू हार्डवेयर, वो हार्डवेयर हो सकता है, वो कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या उसे कॉन्फ़िगर करना है, ये भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। एडिंग, डिलीटिंग, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग यूज़र अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, रीसेटिंग पासवर्ड्स, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। नेक्स्ट बात करते हैं आंसरिंग टेक्निकल क्यूरीज। टेक्निकली अगर कोई इश्यूज आ जाते हैं या टेक्निकली कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनका आंसर देना भी किसका काम होता है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, ऑलरेडी हम इसको भी देख चुके हैं कि उस टोटल ओवरऑल सिस्टम, देखें ना वो एक स्किल में हमने एक पढ़ा था कि सिस्टम सिक्योरिटी, तो सिस्टम को सिक्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो भी एक्चुअल में किसकी होती है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की होती है कि वो कितना एक सिक्योर अपनी चीज़ों को रख सकता है, अपने पूरे सिस्टम को रख सकता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उसको एक्सेस ना कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डॉक्यूमेंटिंग एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। देखें इसमें जो चीज़ है कि जब कोई भी काम करते हैं हम उसके बाद उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन भी बन सकती है। लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी में आप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट का कोड और उसको वर्किंग के बाद उसकी एक फाइनल डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है, ठीक हो गया। उसको ओवरऑल वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसी पर्सन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस पर्सन ने वो प्रोजेक्ट बनाया होता है। अब सिमिलरली क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये है कि वो ओवरऑल जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है सिस्टम की वो उसने खुद करनी है, तो इसलिए उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रबल शूटिंग एनी रिपोर्टेड प्रॉब्लम और वही हमने पीछे देखा स्किल्स वाली स्लाइड पे कि सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग में देखा हमने। तो ट्रबल शूटिंग कब होती है, जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना, उसको फाइंड करना, ये भी उसी की ड्यूटी में ही शामिल होता है। सिस्टम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाना, कुछ भी ऐसे सिस्टम यूटिलिटीज़ इंस्टॉल करना जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को अच्छा बना सकते हैं। ये उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकती है, कौन सी चीज़ इंस्टॉल करने से या अनइंस्टॉल करने से मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। ये ओवरऑल उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ने डिसाइड करना होता है। कीपिंग द नेटवर्क अप एंड रनिंग, और नेटवर्क को क्या है जी कि वो आपका वर्किंग स्टेट में रहे, रनिंग में रहे और टॉप पे रहे, ये भी उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
ठीक हो गया। अच्छा, उसमें जो इम्पोर्टेंट टास्क उसने पहले परफॉर्म करने हैं कि वो ये हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उसने सिलेक्ट करना है, फिर हार्डवेयर इंस्टॉल करना, उसको कन्फिगर करना, यूज़र मैनेजमेंट है, नेटवर्किंग है, सर्वर इंस्टॉलेशन। सर्वर इंस्टॉलेशन में सर्वर्स जो हैं DHCP सर्वर एंड वेब सर्वर है या DNS सर्वर है। तो ये जितने भी सर्वर्स हम सर्वर पे इंस्टॉलेशन करते हैं इन सर्वर्स की, तो ये भी किसका काम होता है, उसी का ही काम है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशंस, देखिए जी, अगर आप में से कोई बंदा ये चाहता है, इसकी बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स आती हैं, जॉब्स ऑफर होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जो कि यूनिवर्सिटी करवा रही है, आप भी कर रहे हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एट्सेट्रा। तो ये जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, ये तो आप किसी न किसी मतलब किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप ले रहे हैं। ये भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आपको लेके जा सकते हैं, इन डिग्रीज के थ्रू आप जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो जो छोटी फर्म्स होती हैं, छोटे छोटे कंपनीज होती हैं, वो बजाय प्रोफेशनल बंदा हायर करने के, वो कोई टेक्निकल जो है ना सर्टिफाइड बंदा ढूंढते हैं। तो उसके लिए फिर टेक्निकल सर्टिफिकेशंस हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिसे हम शॉर्ट कोर्स कह सकते हैं, ऑफ़र किए हुए हैं, तो हम उनको कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो कोई डिग्रीज नहीं होती, वो एक टेक्निकल सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपकी एक स्किल बनती है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो हमें टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हमें टेक्निकल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है, उसमें MCP है, MCSA है, MCSE है, और रेड हैट, RHCE, RHCSS एंड सिस्को का CCNA, जो कि मोस्ट फेमस, अक्सर लोग करते हैं कि हमने CCA करना है, CCIE। तो ये सिस्को सर्टिफाइड जो कि नेटवर्किंग एकेडमीज भी इस वक्त हैं, उनमें भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये वो जो शॉर्ट कोर्स की बात करें हम, टेक्निकल सर्टिफिकेट्स जो है ना, ये आपको मिलते हैं, और फिर इनकी बेस पे भी आप किसी फर्म में जाके जॉब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क की, कि नेटवर्क क्या है। एक कंप्यूटर नेटवर्क को हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स लिंक्ड टुगेदर। इसका पर्पज़ होता है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। फॉर एग्जांपल, आपने नेटवर्क बनाया आपके अपने ऑफिस का, तो उसमें आप ये चाहते हैं कि आप का जो डाटा है वो एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर हो, हर एक सिस्टम के अंदर अपनी एक सेपरेट हार्ड ड्राइव ना हो। तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं और उसमें एक सर्वर कंप्यूटर बनाते हैं जो कि मेन होता है, उसके ऊपर सारा डाटा होता है, और सर्वर कंप्यूटर आपको क्या कर रहा होता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। सिमिलरली, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास 4 कंप्यूटर्स हैं, तो आपका ऑफिस है, उस ऑफिस में आप 4 कंप्यूटर्स हैं, तो उन 4 कंप्यूटर्स को मैनेज करना है, और आपको प्रिंटर ज़रूरत है। तो प्रिंटर आप 4 नहीं लें, उसके लिए एक ही प्रिंटर लें, और उस प्रिंटर को एक नेटवर्क के साथ अटैच कर दें। वो 4 के 4 कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये एक नेटवर्क की डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर देखें तो एक सेंट्रल प्लेस है, सेंट्रल सर्वर है, इसके साथ बाकी सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच हैं। तो ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर हो जाते हैं, और ये आपका मेन क्या हो जाता है, सर्वर कंप्यूटर हो जाता है। ये क्लाइंट कंप्यूटर्स इससे सर्विसेज ले रहे हैं, यानी कि अगर इस लैपटॉप या इस सिस्टम पे बैठ के अगर कोई डाटा आप सबसे बेस्ट एग्जांपल नेटवर्किंग तो इंटरनेट है। आपका अपना लैपटॉप या मोबाइल एक क्लाइंट होता है। आप क्या करते हैं, आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आप गूगल के डाटा सेंटर से, यानी कि गूगल ब्राउज़र पे जाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं, तो वो आपको वहाँ से, अब वो जो डाटा होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे उनके पास स्टोर है, आप वहाँ से उस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। सिमिलरली, जब आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो आप अपने डिवाइस में नहीं कर रहे होते, वो भी आप उस नेटवर्क के ऊपर कर रहे होते हैं। तो नेटवर्क क्या हो गया, अ नेटवर्क, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स लिंक्ड टुगेदर for the purpose of information sharing or resource sharing. What is network administration? अब नेटवर्क की तो बात हमने देख ली, अब हम ये देखते हैं कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जिस तरह हमने सिस्टम को पढ़ा और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन देखा, अब हम नेटवर्क और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। नेटवर्क तो हमने देख लिया, अब अगर हम बात करें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसमें बेटा देखें, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक फील्ड ऑफ वर्क है इन विच समवन मैनेज 1 और मोर नेटवर्क, जिसमें कोई भी पर्सन जो है वो एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क को क्या करता है, मैनेज करता है। अगर आपको याद हो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, जहाँ नेटवर्क का वर्ड लगा हुआ है वहाँ पर सिस्टम का वर्ड, कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज द फील्ड ऑफ वर्क इन विच समवन मैनेज 1 और मोर सिस्टम्स। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इज द फील्ड ऑफ वर्क इन विच समवन मैनेज 1 और मोर
networks. Its goal is ensuring the network is running efficiently and effectively. इसका भी यही पर्पज होता है कि आपका जो नेटवर्क है वो एक अच्छे और मौसर अंदाज से क्या हो रहा हो, वर्क कर रहा हो. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? सिमिलरली ये भी कोई एक पर्सन ही होगा. तो ये एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कीपिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर नेटवर्क अप टू डेट एंड ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड. देखें, आप जिस तरह चाहते हैं कि आपका नेटवर्क एक प्रॉपर उसी अंदाज में काम करना चाहिए, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही होगा जो कि उस नेटवर्क को इस तरह मैनेज करेगा कि वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, पूरी होंगी. तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ओवरऑल नेटवर्क को ही क्या करना होता है, मैनेज करना होता है. उस नेटवर्क के साथ जो जो कंप्यूटर्स अटैच हैं उनको भी उसने क्या करना है, मैनेज करना है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसकी क्या हैं? नेटवर्क मॉनिटरिंग, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, उसको मॉनिटर करना है, जिसमें क्या है कि यूज़ ऑफ सिस्टम दैट मॉनिटर्स अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर स्लो और फेलिंग कंपोनेंट एंड नोटिफाइज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. देखें, कोई ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करना है नेटवर्क मॉनिटरिंग में, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम इस्तेमाल करना है कि अगर नेटवर्क के अंदर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो एक अलार्म आपको दे देना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि लार्ज इंडस्ट्री के अंदर, तो लार्ज इंडस्ट्री में जब भी किसी मशीनरी का कोई कंपोनेंट फेल होता है तो वो जो है एक अलर्ट, एक अलार्म बजता है, एक अलार्म मैसेज जो है ना वो सामने आता है, जिससे पता चल जाता है कि इस वक्त कौन सा कंपोनेंट फेलियर है और उसको फिर जाके ठीक किया जाता है. मैं बड़ी फैक्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर जाके आप एक एक चीज़ को चेक नहीं कर सकते, तो वहाँ पर फिर इस तरह ही टेस्टिंग की जाती है. अच्छा, अब बात करते हैं टेस्ट द नेटवर्क फॉर वीकनेस. लेकिन इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है. जब हम एक नेटवर्क बना लेते हैं, सपोज करते हैं मैंने या आपने कोई नेटवर्क बनाया है, उसके ऊपर आपने सिस्टम सिक्योरिटी लगा दी, सिक्योर भी उसको किया ताकि कोई उसको हैक ना कर सके, आपके नेटवर्क का डाटा कोई वहाँ से ना उठा सके, तो आपने उसको सिक्योर भी करना होता है. अब बात यह है कि जब आप उसके ऊपर उस नेटवर्क को बनाते हैं और नेटवर्क बनाने के बाद आप सिक्योरिटी लेयर्स भी लगा देते हैं, अब आपने ये चेक करना होता है कि इधर के आपका नेटवर्क इस वक्त सिक्योर है और वो नेटवर्क प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा. तो उसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, पेनिट्रेशन टेस्ट उसे कहते हैं हम, या पेन टेस्ट, या हम उसे एथिकल हैकिंग भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए. एथिकल हैकिंग जो है इसमें क्या होता है, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि हम चाह रहे हैं नेटवर्क को चेक करना, हम उसको हैक करने की कोशिश करते हैं, हम उससे डाटा जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं. तो ये टेस्ट अगर आपका सही हो जाता है, आप सिक्योरिटी लेवल जो है वो वहाँ पे ब्रेक नहीं होता, तो इट मीन्स आपका नेटवर्क जो है वो ठीक है. यानी कि ये अब बात समझ लें कि टेस्टिंग द नेटवर्क फॉर वीकनेस, कि आपने अपने नेटवर्क को टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है कि क्या इस वक्त ये जो नेटवर्क है ये आपका वीक तो नहीं है, इधर के यहाँ इसे कोई हैक तो नहीं कर लेगा, इसमें घुस के कोई बंदा डाटा तो नहीं उठा लेगा कोई हैकर जो है. तो उसके लिए फिर आप खुद से ही एक अटैकर बन जाते हैं, एक हैकर बन जाते हैं और अपने ही नेटवर्क को वो तमाम पॉसिबल जो है ना चांसेस होते हैं उसके थ्रू हैक करने की कोशिश करते हैं. अगर कहीं पे हो जाता है फिर उसको भी आपने रिमूव करना होता है. तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी यही करते हैं कि जब उन्होंने अपने नेटवर्क को चेक करना होता है कि नेटवर्क सही है, इस वक्त कहीं से उस नेटवर्क में कोई वीकनेस तो नहीं है, अगर है तो उस वीकनेस को ख़त्म किया जाए. हमने एक स्ट्रांग और सिक्योर नेटवर्क बनाना होता है. ये भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. कीपिंग एन आई आउट फॉर नीडेड अपडेट्स, फिर उसके लिए क्या क्या अपडेट्स आपको चाहिए तो ये भी हर वक्त जो है ना इसको देखना है, अपनी नज़र में रखना है. इंस्टॉलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, अब नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर या डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, आपने उनमें से कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की एक पार्ट ऑफ जॉब है, उसकी ड्यूटी में शामिल है. इन मैनी केसेस ईमेल एंड इंटरनेट फिल्टर्स, आप देखें फॉर एग्जांपल कोई अक्सर ऐसा भी होता है कि जो वायरस है ना वो आपके पास मेल के थ्रू आ जाता है, इंटरनेट फाइल्स के थ्रू आ जाता है. तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है कि उस नेटवर्क को सिक्योर इस तरह बनाना है कि अगर इस तरह की ईमेल या इंटरनेट के थ्रू आए तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन अप्लाई हो कि अगर कोई फाइल है या कोई वायरस है फाइल के अंदर तो वो उसको फिर डाउनलोड ना करे.
फिर वो आपके सिस्टम में ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर कोई है तो उसको रिमूव कर दें। इवेलुएटिंग इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क को इवेलुएट करना और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना, ये भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट्स इट। यहाँ ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको इसके लिहाज से इस लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो तो जो ऐप है हमारी सूप ऐप के नाम से सिटी कॉलेज ने दी हुई है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स का जो है ना ऑप्शन आपको अवेलेबल है। इस लेक्चर से रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये लेक्चर देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि हर लेक्चर अगले लेक्चर की बेस होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।